हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है 11th क्लास का टॉपिक मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो नॉर्मली बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है और उसका रीज़न ये है कि आप लोग सीधा ही मोल कंसेप्ट के ऊपर पहुँच जाते हो। उसके साथ जो जुड़ी हुई टर्म्स हैं उसको पहले आप अच्छे से समझने की कोशिश नहीं करते। तो अभी मैं आज मोल कंसेप्ट तो करवाऊँगा, बट मोल कंसेप्ट से पहले उसके साथ जुड़ी हुई जितनी छोटी छोटी टर्म्स जो समझनी ज़रूरी हैं पहले वो करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन तीनों में क्या फ़र्क है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इनकी डेफिनेशंस के अंदर नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे लगता है आप सबको आती होगी। एटम जो फ्रीली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए मैंने लिखा H तो वो है एटम। अगर मैंने लिखा मॉलिक्यूल तो वो हो जाएगा H2। अगर मैंने लिखा P एटम, P4 मॉलिक्यूल, O एटम, O2 मॉलिक्यूल, S एटम, S8 मॉलिक्यूल। और ये जो 2, 4, 2, 8 इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उस क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स या फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरी जो न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम आती है कई बार वो ये है कि पूछे एटम है, गिवन मॉलिक्यूल होता है, गिवन एटम है, पूछे मॉलिक्यूल होते हैं। तो उस समय आपको इनके मासेस पूछा एटम है कि मॉलिक्यूल, उस चीज़ का ध्यान देना है। एक पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये है, आयन तो बस सिंपल, सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव। चार्ज स्पीशीज फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा अभी बेसिक सा काम है कि एटम, मॉलिक्यूल और आयन क्या है, क्योंकि मोल कंसेप्ट की डेफिनेशन के अंदर तीनों वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसके बाद मोल कंसेप्ट को समझने के लिए आपको दूसरा टर्म जो समझना है वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को समझने के लिए आपको पहले मैं एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये मान लीजिए वेइंग बैलेंस है। इस वेइंग बैलेंस के अंदर मैंने यहाँ पर कोई एक आइटम रखी A और उसका जो वेट है मैं केजीज में मेजर नहीं कर रहा, उसके लिए मैंने कुछ यूनिट मान लिया अपनी तरफ से, सर्कुलर सिलेंडर मान लिया। तो A का वेट इज इक्वल टू 1 सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर का वेट मुझे नहीं पता, बट उसको मैंने अपनी तरफ से ये क्या मान लिया, स्टैंडर्ड। सपोज कीजिए आइटम B है, आइटम B का वेट इज इक्वल टू 3 सर्कुलर सिलेंडर। आइटम C है, आइटम C का जो वेट है इज इक्वल टू 5 सर्कुलर सिलेंडर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्कुलर सिलेंडर का वेट मुझे नहीं पता, ना ही उसकी कोई यूनिट पता है, पर मैंने एक सर्कुलर सिलेंडर को एक साथ वेट कर लिया दूसरे वाले का जो भी मेरे पास क्वांटिटी है, A, B या C। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में जब वेइंग के लिए, अभी आजकल भी आपने देखा होगा सब्जी वाले जब आते हैं उनके पास जो आयरन वेइंग वेट्स हैं, जैसे 1 kg वाले, 2 kg वाले, ये अगर नहीं भी होते तो उनके पास पत्थर के पीस होते हैं और उन्होंने उसको वेट किया होता है विद रिस्पेक्ट टू 1 kg, 2 kg, 3 kg, हाफ kg, और उससे वो वे करके आपको वेजिटेबल्स, फ्रूट्स दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं है, अच्छी शॉप्स पे नहीं है, बट जो गलियों में आपको देने जाएंगे सब्जी, उनके पास ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने उस पत्थर को स्टैंडर्ड चूज कर लिया, मैंने यहाँ सर्कुलर सिलेंडर को स्टैंडर्ड चूज कर लिया। वहीं केमिस्ट्री के अंदर जो स्टैंडर्ड है वो है C12। अब C12 का वेट कितना भी हो सकता है, आपने बस इसको क्या चूज करना है, स्टैंडर्ड। अब आप सबने
AMU के बारे में सुना होगा। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट। फिर से बोल रहे जैसे वो सर्कुलर सिलेंडर यूनिट है, वो केजी में है, ग्राम में है, किसी में भी है, अपने को नहीं पता। उसी तरह ये एक एटॉमिक मास यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एक रेफरेंस यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट की जो डेफिनेशन है वो है 1/12 मास ऑफ या 1 लिख लो C12 एटम। तो C12 के एक एटम का वेट जितना है बस वो है AMU। अब C12 के एक एटम का वेट कितना है 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो। एवोगैड्रो की वैल्यू आपको सबको पता है 6.022 10⁻⁻23। अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो ये बनेगा 1 बाई एवोगैड्रो। इसको ये भी बोल सकते हैं 1/6.022 10⁻⁻23। इसको सॉल्व करें तो 1.66 10⁻⁻24 ग्राम, 1.66 10⁻⁻27 के। तो ये तो आ गई आपके पास 1 AMU की वैल्यू। अदरवाइज जो रिलेटिव एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम कार्बन 12 के एक एटम से कितना हैवी है। अभी फिर दोबारा उसी एग्जाम्पल में जाऊंगा कि आइटम A इज इक्वल टू 1 सर्कुलर सिलेंडर, आइटम B इज इक्वल टू 3 सर्कुलर सिलेंडर्स। तो इसी तरह से मैं रिलेटिव एटॉमिक मास में ये कह सकता हूँ सपोज कि मास ऑफ जो नाइट्रोजन का एक एटम है इट इज 14 टाइम्स 1/12 इंटू 12 बाई, ये है मास ऑफ एक कार्बन का एटम, उसका 14 टाइम्स है नाइट्रोजन का मास। रिलेटिव मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स इंटू 1/12 इंटू 12 बाई। फ्लोरीन इज 19 इंटू 1/12 इंटू 12 बाई। और अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करके लिखूँ तो ये मास बनेगा 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बनेगा 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बनेगा 19 इंटू 1.66 10⁻⁻27 kg। अब आप भी शायद बोर हो रहे होंगे यार ऐसे मास कौन याद करेगा। आप इमेजिन करो सारा प्रोडक्ट टेबल इसी तरह से मास लिखा हो, उसको याद करना कितना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अभी मल्टीप्लाई भी नहीं किया, ये डेसिमल्स के अंदर आ जाएगा सारा, ये भी डेसिमल्स में आएगा, ये भी डेसिमल्स में आएगा। इसको मल्टीप्लाई कौन करेगा और मल्टीप्लाई करके इतना याद कैसे करेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसको अगर हम मास ऑफ एक एटम ले रहे हैं, एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अपने पास क्या बन जाएगा इसका ग्राम एटॉमिक मास। और अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसमें क्या बन जाएगा ग्राम मोलर मास। उससे पहले इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखते हैं, मैं थोड़ी ज़्यादा बनाऊँ। दोबारा से लिख सकता हूँ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है 14। इस सारे को ऐसा लिखना या ये ऐसा बार बार लिखना और इसको याद करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसकी बजाय हम एक सिंबल लिखते हैं यहाँ पर AMU और आजकल इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 14U। इसके बेस पे आप NCERT में न्यूमेरिकल देखेंगे और बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे न्यूमेरिकल्स में कंफ्यूज होते हैं जिसके अंदर U या AMU आ जाता है। ग्राम वाले बच्चों को सिंपल रखते हैं बट U या AMU वाले डिफिकल्ट होते हैं। relative atomic mass of oxygen is 16। अब ये relative atomic mass of नाइट्रोजन या ऑक्सीजन जो मैं कह रहा हूँ ये किसका है, इनके 1 एटम का मास है, ये इसके भी 1 एटम का मास है। मीन्स इसका एक एटम कार्बन 12 के 1/12 ऑफ 12 बाई एवोगैड्रो से 16 टाइम्स हैवी है।
तो जब ये मास यू में आएगा, किसी का भी जो भी आपको मास याद है, मास ऑफ सोडियम लगा दीजिए, मास ऑफ मैग्नीशियम लगा दीजिए, तो सोडियम का मास, मैग्नीशियम का मास होगा 24 यू, सोडियम का मास होगा 23 यू। तो ये वाले जो मासेस हैं ये हैं इनके एक एटम के। अगर यही मास मुझे निकालने हैं इनके एक मोल के, इनके एक मोल, अब जैसे वो मैंने एक सर्कुलर सिलेंडर डिफाइन किया, उसी तरह से मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक मोल। मोल एक क्वांटिटी है जिसके अंदर आपके पास कितने एटम्स हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं और कितने आयन्स हैं, उसका नंबर फिक्स है 6.022 10⁻23। और इसको आप सिंपली ऐसे डिनोट कर सकते हैं एवोगैड्रो। सो अगर मुझे किसी का निकालना है मोलर मास, मोलर मास मीन्स एक मोल का किसी का मास। अब इसी में चलता हूँ मैं। एटॉमिक मास, एक एटम नाइट्रोजन का मास वो है 14 यू। 14 यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 14 इंटू 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 14 इंटू 1 बाई एवोगैड्रो। सर एक ही बात है, 14 यू 14 इंटू 1/12 इंटू 12 बाई एवोगैड्रो, 14 इंटू 1 बाई एवोगैड्रो, सर एक बात है। तो अगर मुझे निकालना है एक एटम की बजाय एक मोल, एक मोल के अंदर कितने एटम अपन लेने हैं आप एवोगैड्रो, यानी कि मुझे इस 14 इंटू 1 बाई एवोगैड्रो को मल्टीप्लाई करना है बाय एवोगैड्रो। तो ये कितना बना आपके पास 14 यू और 14 ग्राम। अब इन दोनों के अंदर फर्क समझिए क्या है। 14 यू मीन्स मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन। वन मोल नाइट्रोजन अगर आ गया मीन्स ये किसका मास है एवोगैड्रो एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये कितना है 14 ग्राम। तो जो आपकी बुक्स में मास लिखा होता है वो किस में लिखा होता है ग्राम में, वो मास किसका होता है हर एलिमेंट के एक मोल का। एक मोल का मतलब क्या है एवोगैड्रो एटम्स का। एक एटम 14 यू, एक मोल 14 ग्राम। अब ऐसे ही एक दो और लिखता हूँ, इसके बेस में आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल मिलेगा। अगर मैं कहता हूं एक एटम हीलियम तो इसका मास होगा 4। अगर मैं कहता हूं एक मोल हीलियम तो इसका मास होगा 4। यानी कि अब देखिए एक एटम बहुत ही हल्का है, यू बहुत ही छोटा है। कितना छोटा है 1.66 10⁻⁻27 kg। तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी होगी। 4 ग्राम उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। 4 ग्राम आया कैसे, सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई किया मैंने बाय एवोगैड्रो। या अगर मैं इसको केजी में ना करके ग्राम में कर दूँ तो आप बहुत थोड़ा सिंप्लीफाई लगेगा ये। अब इसको बस सिंपल मुझे क्या करना है एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना है। एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही कट के क्या बनेगा 4 ग्राम। 1 एटम ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 7। 1 मोल ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 7। सो उम्मीद करता हूँ पहले आपको सिंपल ये कंसेप्ट समझ आया होगा यू और ग्राम के अंदर बेसिक फ़र्क क्या है। इसके बाद दूसरा जो काम मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, आपको 1 to 20 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 1 to 20। देखो वैसे तो आप +1 में हो तो आपको सारा प्रोडक्ट टेबल करना चाहिए, बट शुरुआत के लिए कहूँगा 1 to 20 एलिमेंट्स के मासेस आपको आने चाहिए। इसके अलावा आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, मरकरी, कुछ 5-6 और हैं ये, इनके मासेस आपको याद होने चाहिए। सो एक बार मैं आपको 1 to 20 का बताता हूँ। 1H1 तो ये एटॉमिक नंबर, ये इसका मास। इसके बाद हीलियम के लिए 2He4, लिथियम के लिए 3 7, बेरिलियम के लिए 4 9, बोरोन के लिए 5 11, कार्बन के लिए 6 12, नाइट्रोजन के लिए 7 14। इसमें आप कंफ्यूज ना होना बेटा, कहीं एटॉमिक नंबर यूज होगा, कहीं एटॉमिक मास यूज होगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर।
अगर आपको मान लीजिए निकालनी बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको अटॉमिक नंबर चाहिए। शुरू के दिनों में जब आप +1 के स्टार्टिंग में होते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है कि मास यूज़ करना है, नंबर यूज़ करना है। फिर ऑक्सीजन आ गया 816, फ्लोरीन 919, नियॉन 1020, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, एल्युमिनियम 1327, सिलिकॉन 1428, फॉस्फोरस 1531, सल्फर 1632, क्लोरीन 1735.5, आर्गन 1840, पोटाशियम 1939, कैल्शियम 2040। इसके अलावा आपको याद रखना है मेनली एक आयरन का अटॉमिक नंबर होता है 56, आयरन वैसे होता है 26। इसके अलावा आपको करना है कॉपर इज 63.5, जिंक इज 65.5, एक सिल्वर कर लीजिए 108, एक गोल्ड करो 197। अब ये जो मासेज हैं सारे मैंने लिखे हैं ग्राम्स में, यानी कि ये सारे मासेज किसके हैं, इन सबके 1 मोल के। ये तो है एटम के, इतना काम तो आप 9th में भी करते हो कि ये सब एटम्स के मासेज आपको आने ही चाहिए, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं। बट अब मैं ये कह चाहता हूँ कि आपको कुछ कंपाउंड्स के मासेज भी याद। देखिए अगर आपको कंपाउंड्स के मासेज याद होंगे तो आपको थोड़ा सा काम ईजी होगा। उनमें मैं वो वाले लिख रहा हूँ जो आपको मेनली यूज होंगे। सबसे पहले NaCl का मास, ये उम्मीद करता हूँ आपको निकालना आता है, पर फिर भी एक बार चलो बता दूँ। 23 + 35.5 58.5। NaOH मोलैरिटी नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की न्यूमेरिकल आप करोगे एंड में बहुत ज़्यादा यूज होगा 40। Na2CO3 इसकी बहुत न्यूमेरिकल है मोल कंसेप्ट के अंदर 106। Na2SO4 142। कैल्शियम क्लोराइड 111, कैल्शियम कार्बोनेट 100, कॉपर सल्फेट 150, एक मिनट इसका चेक कर लेते हैं 63.5 प्लस। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मासेज को थोड़ा इजी, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखी है, आपको एकदम से याद ना हो तो आप ये कर सकते हैं, सल्फेट का मास याद रखेंगे, कार्बोनेट का मास याद रखेंगे। सल्फेट का मास जो है यहाँ पर वो है 96। तो अब देखिए मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी होगी, तो मैं पहले सल्फर का अलग पुट करता, ऑक्सीजन का अलग से पुट करता, अब ये ईजी होगा मेरे लिए 159.5। कार्बोनेट का जो मास आएगा वो आएगा आपके पास 60। OH नेगेटिव का जो मास है वो आपके पास है 70। तो आप पहले वाला कैटायन का मास ऐड करके इससे भी निकाल सकते हैं। फिर और देखें, ये काफ़ी यूज होता है ग्लूकोज इज 180। शुगर में आपको सुक्रोज भी दिखा सकता है, माल्टोज, लैक्टोज, तीनों ये शुगर ही है। इसका मास 342। KMNO4 पोटाशियम परमैंगनेट 128। मोहर साल्ट FeSO4 NH4 2 SO4 .6H2। मैं इस हिसाब से लिख रहा हूँ कि आपके मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में भी काम आएगा। मोहर साल्ट को ये भी बोलते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट। K2Cl2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट इज 294। HCl 36.5, H2SO4 98। अब देखिए सल्फेट 96 + 2 98, HNO3 63, H3PO4 90। तो ये कुछ मेन में लिखे हैं जो आपको ज़्यादा यूज़ होते रहेंगे। ये कई लोग कहते हैं या कई टीचर्स ये भी कहते हैं कि यार साथ साथ बना लेना। साथ साथ बनाना और लर्न करने का फ़ायदा क्या है। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक किराना शॉप पे गए हैं, किराना शॉप पे आपने जाकर उसको बोला भी 1 किलो मुझे चीनी दे दो। अब उसको आपने पूछा कितने पैसे, उसको पता ही नहीं। वो कहता 2 मिनट रुको मैं अपनी डायरी में देख के बताऊँगा।
उतने में एक और कस्टमर आ गया, वो कहता मुझे 1 किलो चाय पत्ती दे दो, वो कहता कितने पैसे, कहता 2 मिनट रुको मैं डायरी में देख के बताऊँगा। अब अगर वो डायरी में देख देख के बार बार बताएगा तो कितने कस्टमर अटेंड करेगा। मीन्स अगर आपने ऑब्जेक्टिव करने हैं उसके लिए आपको चाहिए स्पीड चाहिए, तो आपको सारे याद होने चाहिए। अगर ये याद नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा, इसको आप ऐड करके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, बट आपके साथ वाले आपसे आगे निकल जाएंगे। फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे जब पीछे रहना शुरू हो जाएगा, आपको इंटरेस्ट टॉपिक में ख़त्म हो जाएगा, या आपको लगेगा यार मुझे तो आ ही नहीं रहा। तो ये सलाह दूंगा, सबसे पहले आप ये मासेस मैंने कुछ लिखे हैं, ये और भी आप बना सकते हैं अपनी तरफ से, इनको पहले याद कीजिए। अगर ये याद हुए तो आपको मोल कंसेप्ट ईजीली समझ आएगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो बनवाने जा रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ वो है मोल कंसेप्ट की डिटेल। इस वीडियो के लिए पहले आप ये सिर्फ मासेस को ही समझिए। थैंक यू।